हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस अकेडमी। मैं विनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस एग्जाम 2024 के लिए एडिटोरिया पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। आपको बता दूं कि इस सेट में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए। आज हमारा दूसरा है। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो आप लिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे जो वीडियो आपको मिल जाएंगे। देखिए, बिहार दरोगा के अभी तक जो भी एग्जाम हुए उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी कराया गया है, तो उससे भी मस्ट है आपको देखना है, ताकि आप उस रणनीति के तहत जो आप ये देख पाएँ कि नहीं किस चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का जरूर देखें, जो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो 25 फरवरी को ध्यान में रखते हुए हम लोग भरपूर मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो है एग्जाम से पहले सारे जो है प्रैक्टिस सेट कवर करा दें, ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आज का सेशन। इससे पहले आपको बता दूं, यदि आप चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपका मिलता रहे। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक बार आप लोग सेशन को पेज लाइक कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है। देखिए, मौर्य काल में जो है स्तंभ लेख का प्रचलन था, शिला लेख का प्रचलन था। जैसे आप अशोक का नाम सुने होंगे, बहुत सारे जो स्तंभ लेख लिखवाए थे, तो जो कला था यह स्तंभ लेख कहलाता था। ठीक है, देखिए मौर्य काल की यदि बात करते हैं तो मौर्य काल में दो प्रकार की कलाएं मौजूद थी। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो हो गई आपको राजकीय कला, राजकीय कला, और दूसरा हो गई आपको लोक कला। अब बात करते हैं राजकीय कला और लोक कला में अंतर क्या है। देखिए, राजकीय कला उसे कहते थे जो कि राजा के द्वारा बनवाया जाता था, यानी कि जो चित्रकार या मूर्तिकार राजा के आदेश से किसी भी मूर्ति का निर्माण करता था, उसे राजकीय कला कहा जाता था। यानी कि उस मूर्तिकार को राजा का संरक्षण बनाता था। और लोक कला का अर्थ होता था कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, यानी जो स्थानीय लोगों के द्वारा मूर्ति या चित्रकला बनाया जाता था, उससे वो आपको लोक कला के अंतर्गत आ जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को डैश किस स्वरूप में रखा गया था। तो जो शहरें थी वो आयताकार रूप में रखा जाता था। ठीक है, यदि हम हड़प्पा सभ्यता की पूरी बात करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है त्रिभुजाकार है। ठीक है, किंतु जो शहर है हड़प्पा सभ्यता के, वह आयताकार रूप में रखे जाते थे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस, आपको बताऊं ये चोल लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वर्ष 1010 ईस्वी में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बृहदेश्वर मंदिर ये बार बार आपका आता है, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण आपको राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था। यह तंजावुर में है। कहाँ? तंजावुर में आपको बृहदेश्वर मंदिर है। इसे राजराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब हाँ, यदि चोल वंश के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक विजयालय को माना जाता है। ठीक है, और जो महानतम शासक था वह राजेंद्र प्रथम के समय जो है चोल साम्राज्य का जो अधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो अजंता की गुफाएं आपको महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपको बाघ की गुफाएं याद रखिएगा। बाघ की गुफाएं आप सुनेंगे, बाघ की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी कब। देखिए, तीसरी बौद्ध संगीति जो है आपको 250 बीसी में कहाँ? पाटलिपुत्र यानी पटना में आयोजित किया गया था। अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में याद रखिएगा। आपको दूसरी बौद्ध संगीति 383 बीसी में किया गया था, और पहली बौद्ध संगीति 483 बीसी में किया गया था, और चतुर्थ बौद्ध संगीति अब फर्स्ट शताब्दी में किया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान को हराया और दिल्ली और किस पर कब्जा कर लिया। तो दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा कर लिया। अब जैसे पता होगा आपको 1526 ईस्वी का जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, इसमें बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए आगे देखिए इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक रहा था। देखिए, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, और दास तथा दामाद भी था। ठीक है, तो इसका जो कार्यकाल रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका बेटा आराम सा 1 साल के लिए राजगद्दी पर बैठता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल था यह 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। ठीक है, 1210 से लेकर 11 ईस्वी तक उसका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठता है, किंतु आराम शाह को यह गद्दी से पदच्युत कर देता है, यानी हटा देता है। और 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश जो है अब दिल्ली का सुल्तान बनता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा, यह इल्तुतमिश को ही माना जाता है, और इसी की बिटिया थी रजिया सुल्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था? चोल वंश है जो कि तमिलनाडु पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के, देखिए यहाँ लिखा शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, किसके द्वारा? तो शीशे के सिक्के चलाने का जो शुरुआत किया था यह सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था? ठीक है, ये गुरु अंगद देव थे। देखिए गुरु अंगद देव गुरु नानक के जो है भाई थे, इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का विचार दिया था। ठीक है, और जो लंगर की व्यवस्था थी जो कि जिसको कि आपको गुरु नानक ने शुरुआत की थी, उसको अस्थायी कर दिया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद इनमें से किस वर्ग के लोगों में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए थे? तो जो शिक्षित एवं उदार मध्यम वर्ग के लोग थे उनमें राष्ट्रीयता के विचार लोकप्रिय हुए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ था? देखिए फ्रांसीसी क्रांति याद रखें 1789 ईस्वी में हुआ था। यदि आपको याद नहीं होता तो सब कुछ नहीं करना, आपको एक रखना, फिर 7, 8, 9 याद कर लेना। यानी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होता है, तो इसमें उस समय फ्रांस में क्या था? लुई 16वां, याद रखिए लुई 16वां का शासनकाल था और एक निरंकुश शासक था। ठीक है, यानी कि अपनी प्रजा का यह भलाई नहीं करता था। ठीक है, तो एक प्रकार की सामंतवादी व्यवस्था वहां पे थी। ठीक है, यानी कि राजतंत्र था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया गया था किसके द्वारा? यानी कि तृतीय जो बौद्ध सभा हुआ था 250 बीसी में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष को आपको मोगलीपुत्र तीस थे। ठीक है, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ, अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, जो पहला बौद्ध संहिता हुआ था उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने समर्थन किया था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को समर्थन किसने किया था कह रहा है, तो ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। महात्मा गांधी ने दिया था पेश, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसका समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, उस समय आंदोलन जब हुआ था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष थे वह अबुल कलाम आजाद थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम, ठीक है, यानी वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह आपको 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के समय में पास किया गया था। इसके तहत जो है वैसे अखबारों को प्रतिबंध लगा दिया गया जो कि अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिखते थे। ठीक है, जब लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय बन के आता है, ठीक है, तब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने खत्म कर दिया। इसलिए इन्हें जो और बहुत अच्छे कार्य जो है भारतीयों के लिए किए थे, इसलिए लॉर्ड रिपन को जो है भारत के उद्धारक के रूप में भी जानते हैं। देखिए लॉर्ड रिपन ने ही सर्वप्रथम जो जनगणना था, ठीक है, जनगणना को अस्थायी रूप से कर दिया, यानी प्रत्येक 10 वर्षों पर जो जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के समय से ही हो गया था। ठीक है, चलिए और फिर से फैक्ट्री एक्ट भी आपको लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व एक्स आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त से संबंधित है और यह अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए एक्स ऋणायन बनाता है, तो एक्स का परमाणु क्रमांक क्या होगा? इसका परमाणु क्रमांक आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस एफ और प्रकाशीय केंद्र ओ के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा? तो जो प्रतिबिंब बनेगा यह आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि जनित्र यानी जनरेटर एक ऐसा उपकरण है, तो जनरेटर क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपको सही है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करता है यह विद्युत मोटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 3 सही, 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, किस कारण छोटी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? आपको वाष्पीकरण के कारण जो ईथर की मात्रा होती है यह ठंडा महसूस कराता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यदि कपड़े से किस प्रकार स्याही या दाग धब्बे छुड़ाना है तो उसके लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? तो संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है कैडमियम, जो है संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है। अक्रिस्टलीय कार्बन का सूत्रम रूप क्या है?
अक्रिस्टलीय जो कार्बन है इसका शुद्धतम रूप आपका चीनी चारकोल है। ठीक है, चीनी चारकोल कैसे प्राप्त किया जाता है? जब चीनी को, ठीक है, वायु के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो चीनी चारकोल प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विकृत गंधिता किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह जो है आपको ऑक्सीजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिएगा क्वेश्चन 24 के निम्नलिखित में कौन सा तत्व हमारे खाई जाने वाली चीनी को रासायनिक संरचना में शामिल नहीं होने देता है? तो जो नाइट्रोजन है यह इसको रासायनिक संरचना में शामिल नहीं होने देता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? देखिए सूक्ष्म जीवों को जब नष्ट करना होता है तो उसके लिए रोगाणुरोधी, ठीक है, यानी एंटीसेप्टिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि अमोनिया क्लोराइड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए अमोनिया क्लोराइड जो है यह प्रबल अम्ल होता है और दुर्बल क्षार का लवण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी को पता हो जो रतौंधी होता है या विटामिन ए की कमी से होता है। एनीमिया जो है आपको लोहा की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। किसके अभ्यास से? तो जो जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जो है जानवरों के क्या क्लोन तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके वक्रता केंद्र से पर एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा? ठीक है, तो यह जो प्रतिबिंब बनेगा आपका उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। एक जेप्टो बराबर कितना होता है? देखिए दोस्तों कुछ प्रश्न है जो कि स्कैनिंग इसका अच्छा से नहीं हो पाया, कुछ ही प्रश्नों का है तो आपको थोड़ा देखने में जो है धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी कटा हुआ है। तो एक जेप्टो बराबर होता है आपको 10 के पावर -21 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के संबंध में असत्य कथन क्या है? प्रकाश के संबंध में यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये तो सही है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है, ये भी आपका सही है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने में इसकी आवृत्ति बदलती है, इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। यही जो कथन है आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 के बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक जब वृद्धि होता है तो वह क्या इंगित करता है? तो वह अत्यधिक मौसम जो है शुष्क हो जाता है, मतलब अत्यधिक मौसम सूखा होना दर्शाता है। बैरोमीटर में जो रीडिंग है धीरे धीरे, ठीक है, नीचे आती है तो उसका मतलब होता है कि बारिश होने वाला है। जब अचानक से नीचे आ जाती है फिर तूफान या चक्रवात का निर्देश देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है क्या? देखिए राना टिग्रिना जो यह द्विपद नाम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक कौन सा है? देखिए संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक जो है यह घरेलू मक्खी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को, ठीक है, कितने भागों में विभाजित किया गया था? वायवीय, जलीय और स्थलीय, तीन भागों में आपको विभाजित किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 36 के महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? देखिए जब 1857 ईस्वी क्रांति हुआ, ठीक है, और उस क्रांति के बाद जो है ब्रिटेन को यह लगने लगा था कंपनी की सरकार है बहुत ज़्यादा दिन तक भारत में नहीं रुक पाएगा और जो उसका निर्णय है वो भारतीयों के प्रति आक्रोश पैदा कर रहा है, तो कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और 1858 ईस्वी में यह घोषणा किया गया। कब? 1 नवंबर सन 1858 ईस्वी में इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। ठीक है, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में जो वर्तमान उस समय का गवर्नर जनरल था, कौन? आपको लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा पत्र को पढ़ा जिसमें कहा गया कि आज के बाद जो फैक्ट्री है, ठीक है, कंपनी की शासन को समाप्त कर दिया जाता है और भारतीय प्रशासन का बागडोर सीधे जो है क्राउन के हाथों महारानी विक्टोरिया के हाथों में हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को यह घोषणा किया गया था और यहीं पे गवर्नर जनरल का पद को भी समाप्त किया गया था। वहां पर एक नया पद आपको वायसराय पद का जो है सृजन किया गया था, याद रखिएगा। और प्रथम वायसराय जो था भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए ये बिहार में तुर्क सत्ता का कह रहा है तो फिर आपका इब्न बख्तियार खिलजी हो जाएगा। यह ऐबक का क्या था? यह ऐबक का सेनापति था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बिहार ईसाई के एग्जाम में पूछा था। 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है आपको बिहार का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। बिहार का है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी से नहीं है। मेघालय का लगता है आपका बांग्लादेश से। उत्तराखंड का लगता है आपका नेपाल से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ अंतर्राष्ट्रीय देशों से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है। आगरा तो आपको यमुना नदी के तट पे सही है, नदी के तट पे है। भागलपुर गंगा नदी के तट पे, कानपुर गंगा नदी के तट पे। ठीक है, भोपाल जो है किसी भी नदी के तट पे नहीं है। और यह मध्य प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश का राजधानी है। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। झीलों की नगरी, तो याद रखिए झीलों की नगरी आपको भोपाल को कहा जाता है। किसको, भोपाल को कहा जाता है। यदि झीलों का शहर कहता तो फिर आपका यहाँ पे आंसर उदयपुर हो जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको, दोनों में याद रखिएगा। नगरी कहे तो फिर भोपाल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे छोटे मोटे बहुत सारे तालाब है, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झुमरी तिलैया तथा दमनदार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। देखिए झुमरी तिलैया जो है आपको यह झारखंड में स्थित है। कहाँ याद है, यह झारखंड में स्थित है। किंतु मंदार की पहाड़ियाँ जो है आपको बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार के जो बांका जिला है यहाँ पर मंदार की पहाड़ियाँ हैं। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको 42, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो इसमें जो है देखिए पृथ्वी की जो आंतरिक परत होता है उसमें निकेल और फेरस होता है। जो ऊपरी परत होता है उसके को सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। जो मध्य परत होता है उसमें सिलिका या मैग्नीशियम होता है। ठीक है, जैसे वो पता होगा पृथ्वी का ये परत हो गया 3 भागों में। ये इसे सियाल बोलते हैं, इसे जो सियाल बोलते हैं। सिलिकॉन एल्यूमिनियम का प्रचुरता है। इसे सीमा बोलते हैं यानी सिलिकॉन मैग्नीशियम का प्रचुरता है। और इसे नीफे बोलते हैं, निकेल और फेरस की प्रचुरता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 43, गरजने वाली चालीसा, कूद पचासा, चीखने वाली साठा पौने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं। तो पृथ्वी के देखिए पृथ्वी का जो ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, आपको ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पे आपको ये तीनों पौने चलती हैं। कहाँ चलते हैं, 40 डिग्री, ठीक है, और 50 डिग्री के बीच में जो शक्तिशाली पछुआ पौने चलती हैं उस गरजने वाली चालीसा कहते हैं। ठीक है, 50 से 60 डिग्री के बीच में जो हवाएं चलती हैं उसे हम चीखता साठा के नाम से जानते हैं। तो ये दक्षिणी गोलार्ध आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है। देखिए भंडारी समिति का संबंध जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है। किससे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंध रखता है भंडारी समिति। ठीक है, याद रखिए रेखी समिति जो है ना, रेखी समिति यह आपको अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। देखिए कुछ आपको मैं महत्वपूर्ण समितियों का नाम बता रहा हूँ, उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। स्वामीनाथन समिति आता है। स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से। जानकी रमन समिति का संबंध आपको प्रतिभूति घोटाला से। ठीक है, रंगराजन समिति कहते हैं तो भुगतान संतुलन से हो जाएगा। मल्होत्रा समिति का संबंध आपको बीमा क्षेत्र से। सरकारिया समिति का संबंध आपको केंद्र तथा राज्य संबंध से है। ठीक है, ये सारी समितियां जो है काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। तो ये आपको छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदियां हैं। ठीक है, और ये जो छोटा नागपुर का पठार है, यह खनिज जो है पदार्थों के लिए जो है जाना जाता है। ठीक है, इसे भारत के रूर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 46 के पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। ठीक है, इसकी जो सबसे प्रसिद्ध विशेषता है वो लौह अयस्क का खनन है। क्वेश्चन 47 के निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम ग्रह घनत्व जो है यह शनि का है, क्योंकि शनि ग्रह जो है गैस के रूप में अवस्थित है। ठीक है, सबसे अधिक घनत्व जो है आपको पृथ्वी का है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को माना जाता है। ठीक है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। वर्षा जल संरचना किसके लिए फायदेमंद है। तो वर्षा का जल संचयन ये जो है आपको भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए जो है वर्षा जल संचयन फायदेमंद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उर्वरक अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है। तो हाइग्रोस्कोपिक जो सबसे अधिक है यह आपको यूरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि निम्न निम्न इनमें कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों का हास्य का एक वैध कारण है। ठीक है, तो देखिए वनों की कटाई से क्या होता है, पक्षियों और जीवों का हास्य हो रहा है। शिकार, अवैध शिकार, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। देखिए तीव्र औद्योगिकरण हो रहा है तो अधिक से अधिक पेड़ों को काटा जा रहा है। शहरीकरण हो रहा है तो अधिक से अधिक भूमि का अधिग्रहण हो रहा है। तो इससे जो है आपको वनस्पतियों को और पौधों जीवों में जो है कमी आ रही है। तो इन
जो है तीनों जो है कारक जिम्मेदार है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? तो ये वहीदा रहमान को सम्मानित करने की घोषणा की गई। देखिए वहीदा रहमान जो पुरानी फिल्म अभिनेत्री है हमारे देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो यह जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा किया गया। झारखंड सरकार जो ट्रांसजेंडर को जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो है उन्हें ओबीसी का दर्जा देने तथा उन्हें प्रति माह 1000 रुपये मासिक पेंशन देने की बात करी है। ठीक है, और घोषणा किया गया झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, फरवरी 2023 का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक निदेशक कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना सन 1945 ईस्वी में किया गया था, इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका 54 है। देखिए नए संसद भवन से है कि नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया था? तो यह आपको 19 सितंबर 2023 से जो है नए संसद भवन में कार्यवाही आपका स्टार्ट किया गया। जो नया संसद भवन इसका 28 मई को इनॉग्रेशन किए कौन? नरेंद्र मोदी के द्वारा। जो नए संसद भवन बना है, ठीक है, यह आपको सेंट्रल बिटस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है। इसमें जो है लगभग लोकसभा की यदि हम बात करें, लोकसभा, ठीक है, तो लोकसभा के 888 जो है सांसद बैठ सकते हैं, जबकि राज्यसभा के इसमें आपको राज्यसभा के लगभग 384 सांसद बैठ सकते हैं। ठीक है, तो लगभग इसमें आपको 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। ठीक है, जब देखिए 2026 में, ठीक है, लोकसभा के सीटों में बढ़ोतरी की जाएगी परिसीमन के माध्यम से, तब जो है सांसदों की संख्या लगभग 1000 के आसपास पहुंच जाएगी। इसी को ध्यान में रखकर जो है नए संसद भवन को भी बनाया गया। और पुराना संसद भवन काफ़ी समय पुराना भी हो गया था, इसलिए एक जरूरत थी नए संसद भवन की, जो है यह त्रिभुजाकार आकृति का है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 55 है कि किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो यह अमृता शेरगिल की पेंटिंग थी द स्टोरी टेलर। क्वेश्चन आपका 56 है कि प्रलय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको। ठीक है, और इसके बाद इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए प्रलय मिसाइल के बारे में कह रहा है, यह एक स्वदेशी तथा कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखिए यह 150 से लेकर 500 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भेजने में सक्षम है, सही है। यह भारत की पहली सामरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, यह भी आपको सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है एक कथन 1, 2 और 3 दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी यहाँ पे देखिए आंसर सही हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल, जिसे हम नारी शक्ति वंदन नाम दिया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसने पेश किया? तो इसे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 58, निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित वेस्टर्न लर्न को चेतना मारू ने लिखा है? सही है। ठीक है, नॉवेल जब्बा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो, इसको हुमा क्रेसी ने लिखा है, ये भी सही है। द होम ऑफ वेज एंड विजय विगलेस, ठीक है, इसको विजय राघवन ने लिखा है। तो इनमें से आपको सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 में, डेजर्ट फ्लैग अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाता है? आयोजित किया गया था, तो यह आपको यूएई में आयोजित किया गया था। कहाँ? यूएई में। भारत और यूएई के बीच होने वाला यह वायुसेना युद्धाभ्यास है। ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है आपको प्रशांत कुमार शाही यानी PK शाही है। पहले भी आप इनके नाम सुन चुके होंगे, क्योंकि यह जो है पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। क्या पूर्व बिहार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, और यह जो उच्च न्यायालय है उसका अधिवक्ता के रूप में भी उच्च न्यायालय में काम किए हैं। तो इनको एक अच्छा अनुभव है लॉ के क्षेत्र में, इसलिए इन्हें जो है आपको बिहार का क्या बनाया गया? महाधिवक्ता बनाया गया, PK शाही को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन काफी जो है स्टैटिक क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आप चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, 1946 में जो आधुनिक कंप्यूटर की आपकी शुरुआत की गई, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी। यह एक बंगला कवि थी, बंगला लेखिका थी। ठीक है, 1976 ईस्वी में
इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है सन 1965 ईस्वी में किया गया था। कब? 1965 ईस्वी में किया गया था। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बेटन कप तथा रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो यह आपको हॉकी से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको। देखिए सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो रूस है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा देश चीन है। ठीक है। और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे बड़ा देश जो यस ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देखिए भारत जो है क्षेत्र की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व का। क्वेश्चन नंबर 65 के निम्नलिखित में से कौन सा सितार के साथ संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो सितार से संबंधित है, रविशंकर, विलायत अली खान, तीनों जो है सितार से संबंधित। उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है यह सरोद से संबंधित। किसे? सरोद यह बजाते थे, यह आपको सितार नहीं बजाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो ये जो है बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति, जो कि 1966 यानी 67 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है आपका कि द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? ठीक है। तो यह जो है आपको एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है किससे? तो यह आपको अंतरराष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो बाजार का नियम जो है यह आपको जेबी से के द्वारा दिया गया था। जबकि यहीं पर रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है, रोजगार। ठीक है। रोजगार का नियम किसने दिया था? तो इसको आपको जेम किन्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है। तो 69 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। देखिए एक्साइज ड्यूटी जो है कंपनी जो होती है, ठीक है, कंपनी जो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, तो यह कंपनी के प्रोडक्ट पर लगाया जाने वाला कर होता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। तो वस्तु के आयात उत्पादन, वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 के निम्नलिखित में किसका जो है मिलान सही नहीं है? देखिए सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता अनुच्छेद 29 में है, यह आपको गलत हो जाएगा, यह सही मिलान नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 29 जो है यह आपको सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार देता है। क्या? सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार देता है, इसलिए यह आपको मिलान सही नहीं है। जीवन एवं निजी स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 करता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया, यानी समवर्ती सूची पे राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों जो है अपना अपना कानून बनाती है। तो यह समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है? संविधान 52वां संविधान संशोधन जो है वो है, इसे दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है। इसे जो है आपको ये अनुसूची भी याद रखिए, अनुसूची। ठीक है। अनुसूची 10 में जो है अनुसूची 10 जो है यह आपको दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ठीक। 74 का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्रवाइयों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है? तो आपको अनुच्छेद 33 से लेकर 34 तक जो है यह प्राधिकृत करता है। क्वेश्चन 25 भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों की प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करता है? तो आपको 11वीं अनुसूची करता है। ठीक है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान की याद है। 73वां संविधान संशोधन जो कि सन 1992 ईस्वी में हुआ था, इसके तहत जो पंचायत है, ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि संसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए संसद आदर्श ग्राम योजना था कि संसद सदस्यों द्वारा गांवों को गोद लिया जाना। ठीक है। यानी कि जितने भी सदस्य थे और उन सदस्यों को कहा गया था कि आप अपने क्षेत्र में जो भी आपका निर्वाचन क्षेत्र वहाँ पर कम से कम किसी एक गांव को जो है आप गोद लीजिए और 2019 तक उसे आदर्श ग्राम के रूप में आप प्रेषित कीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 21 वर्ष होती है। अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है यह प्रधानमंत्री होता है। और जो भी अंतरराज्यीय परिषद होता है इसमें जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा गवर्नर जो भी होते हैं वो अब सम्मिलित होते हैं। इसकी अध्यक्षता आपको प्रधानमंत्री करते हैं। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने का जो प्रावधान है हमारे संविधान में है, और संविधान का जो आर्टिकल का 263 है इसमें प्रावधान किया गया है अंतर्राज्यीय परिषद का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में
निम्नलिखित कथनों में भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है। बिल्कुल सही। यह जो है किसी भी धर्म के साथ जो है भेदभाव नहीं करता, निषेध करता, सही है। यह एक धर्म को औपचारिक दर्जा प्रदान करता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सभी धर्म क्या है? समान है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सही नहीं? तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा कब? यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो खो देगा। ठीक है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भी खो देगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है तो नहीं खोएगा। सरकार की आलोचना करता है तो भी नहीं खोएगा। ठीक है। एक और दो यदि करता है, कथन एक और दो को अनुसरण करेगा तो खो देगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका दिया हुआ सी, जो एक और दो यदि अनुसरण करेगा तो फिर भारतीय नागरिकता खो देगा। ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन जो है आपको मैथ है और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पे PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है। चलिए मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।